साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अब जो है करंट अफेयर का लेवल जो है वो चेंज हो रहा है। अब आपसे करंट अफेयर में डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हर एक प्रश्न के बारे में आपको डीपली नॉलेज होगी। ठीक है, तो उसी पैटर्न को बेस बना करके हम अपने करंट अफेयर की क्लास लेकर के आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के सेशंस में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए, तो टुडे सेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई थी उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे और आपको अपने आप खुद जज करना है, उन प्रश्नों का आंसर देना है कि आपको कल वाले प्रश्न कितने याद हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी टुडे करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगी। आज के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे विथ फोटो विथ एनिमेशन पूरी डिटेल में जानकारी के साथ में आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, क्योंकि अगर किसी चीज़ की हम फोटो देख लेते हैं तो वो चीज़ें हमें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश करंट अफेयर आ जाएगी आपके लिए। वहां पर भी आपके लिए एमपी करंट अफेयर के बहुत अच्छे प्रश्नों को यहां पर कलेक्ट किया गया है विद फोटो विद एनिमेशन, और एकदम अपडेटेड प्रश्न होंगे। तो पूरी जानकारी आपको वहां पर मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगामी कई परीक्षाओं में आने की जिनकी संभावनाएं हैं, तो स्टैटिक जीके के प्रश्न भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद होमवर्क विद करंट अफेयर, यानी कि जिन लोगों ने कल के प्रश्न का जवाब दिया है उन लोगों का आंसर विद स्क्रीनशॉट आपको दिखाया जाएगा इस वीडियो के खत्म होने से जस्ट पहले। और उसके बाद आपसे टुडे होमवर्क, यानी कि एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, जिससे कल की वीडियो में आपका नाम भी आ सके। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत अच्छी यहां पर महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले रिवीजन करते हैं कल के प्रश्नों का। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, असम के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजदीप राय, रोमन डेका, हेमंत बिस्वा शर्मा या फिर प्रणव कलिता? कल हमने आपको यह प्रश्न कराया था और पूरी जानकारी आपको दी थी। आइए देखते हैं आपको याद है क्या। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा को जो है असम के अगले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, ओडिशा के किस समुद्र तट पर लुप्त प्राय प्रजाति ओलिव रिडले के 1.48 करोड़ बच्चे कछुए निकले हैं? गहिरमाथा, झारसुगुड़ा, खोरधा या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टैटिक जीके की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर है ए, यानी कि गहिरमाथा में जो है ये कछुए के बच्चे यहाँ पर निकले हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा चालू किया गया है? एमपीबीएससी, सीबीएसई, एनसीईआरटी या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि सीबीएसई के द्वारा जो है दोस्त फॉर लाइफ ऐप चालू किया गया है। और इन प्रश्नों के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी जो है कल वाली वीडियो में हमने आपको दी थी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की। आज का आगाज करते हैं 11 मई। टुडे करंट अफेयर का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। आइए देखते हैं। देखिए, 9 मई 2021 को किसने 25 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? ठीक है, अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की और 25वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है और सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये पहले व्यक्ति हो गए हैं। तो कौन है? ऑप्शन है कामिरीटा, ऑप्शन बी है अली सदपरा, ऑप्शन सी है निर्मल पुरजा या फिर ऑप्शन नंबर डी है नवांग शेरपा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि कामिरीटा जो है इन्होंने अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति का खिताब अपने नाम कर लिया है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो 7 मई 2021 को नेपाल के पर्वतारोही कामिरीता ने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी कि इससे पहले सबसे ज़्यादा बार इन्होंने ही चढ़ाई की थी और इन्होंने अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया है। ठीक है, देखिए कामिरीटा माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही हैं। वे 2021 में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही, यानी अभी 2021 की शुरुआत जनवरी से बात करते हैं अभी तक तो कोई भी माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ा है। सबसे पहले पर्वतारोही ही कामिरीटा हैं जो 2021 में पहली बार यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई इन्होंने की है। ठीक है, कामिरीटा की बात कर लेते हैं। तो पहली बार 1994 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कामिरीटा पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़े थे? तो 1994 में। ठीक है, नेपाल की बात आ गई तो नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों की मदद के लिए कोवी वैन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली या फिर गोवा? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि दिल्ली पुलिस ने जो है बुजुर्गों सीनियर सिटीजन की मदद के लिए कोवी वैन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, दिल्ली में आवश्यक जरूरतों से जूझ रहे बुजुर्गों की मदद के लिए राजधानी के दक्षिण जिला पुलिस ने विशेष हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है।
क्या नंबर है? तो दिल्ली पुलिस ने कोवी वैन हेल्पलाइन नंबर, ये नंबर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, हालांकि नंबर तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप याद रखिएगा, टोल फ्री नंबर जारी किया। ठीक है, कोवी वैन के लिए कोई भी कॉल प्राप्त करने के बाद तैनात पुलिस अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों के घर जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। ठीक है, कोई भी सीनियर सिटीजन अगर कॉल करता है तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी उसके घर पर पहुंचेंगे और उसकी मदद करेंगे। इस सुविधा का उपयोग टीकाकरण केंद्र, अस्पताल और अन्य स्थानों पर जाने के लिए कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको टीकाकरण करवाना है और आप असमर्थ हैं, जो भी सीनियर सिटीजन हैं, टीकाकरण केंद्र तक जाने के लिए, तो कोवी वैन को कॉल करेंगे, वहां से अधिकारी आएंगे और आपको टीकाकरण वाले केंद्र तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूरे देश के सभी पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों को 0% लेन देन शुल्क पर अपनी भुगतान गेटवे प्रदान कर रहा है? फ्री चार्ज, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि पेटीएम ने जो यहाँ पर घोषणा की है कि जो भी एनजीओ वाले हैं उन एनजीओ को 0% भुगतान, मतलब कि गेटवे पर भुगतान किया जाएगा। ठीक है, कोई भी मतलब पेटीएम की तरफ से शुल्क नहीं लगाया जाएगा। चलिए पूरी जानकारी देखते हैं। देखिए, पेटीएम ने पूरे देश के सभी पंजीकृत एनजीओ को 0% लेन देन शुल्क पर अपनी भुगतान गेटवे प्रदान करने की बात कही है। यह तेज निर्बाध में कोविड-19 कार्यों के लिए अधिकतम संसाधनों को सुरक्षित करने में मदद किया जा रहा है। देखिए, यह सेवा 10 लाख रुपए तक के दान पर लागू होगी। इस कदम से एनजीओ को लेन देन शुल्क में लाखों रुपए बचाने में मदद मिलेगी। देखिए, कुल मिलाकर के क्या किया गया है, अब एनजीओ लोगों का काम कैसे चलता है, लोग दान करते हैं और एनजीओ लोगों का खर्चा चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर पेटीएम ने कहा अगर कोई भी पेटीएम की मदद से दान करता है तो उस पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाएगा। पहले क्या कुछ चार्ज कटता था पेटीएम के द्वारा, लेकिन पेटीएम ने अब साफ कह दिया है कि अगर आप एनजीओ को यहाँ पर दान करते हैं तो आपके शुल्क पर 0% ब्याज लगेगा। ठीक है, कोई भी मतलब पैसा नहीं कटेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, फॉर्मूला 1 में किसने मई 2021 में स्पेनिश ग्रां प्री में जीत दर्ज की है? मैक वेरस्टन, लुइस हैमिल्टन, वॉल्टरी वोल्टास, सेबेस्टियन वेट्टल? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर भी, यानी कि लुइस हैमिल्टन ने यहाँ पर फॉर्मूला 1 में स्पेनिश ग्रां प्री में अभी जीत दर्ज की है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, फॉर्मूला 1 में मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने 9 मई 2021 को स्पेनिश ग्रां प्री में जीत दर्ज की है। उन्होंने रेड बुल के मैक्स वेरेस्टपेन को हराकर यह प्रतियोगिता जीती। यानी दूसरे स्थान पर कौन रहा है, तो रेड बुल के खिलाड़ी मैक्स वेरेस्टपेन जो है वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, यह हैमिल्टन की इस सीजन में तीसरी और उनके कैरियर की 98वीं जीत है। उन्होंने माइकल शुमाकर के सर्वाधिक स्पेनिश ग्रां प्री रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। और ये माइकल शुमाकर का प्रश्न कई बार आ चुका है कि माइकल शुमाकर किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा फॉर्मूला 1 रेसन है माइकल शुमाकर, और लुइस हैमिल्टन का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, डच शोधकर्ताओं ने कोविड-19 से संक्रमित नमूनों की पहचान के लिए किसको प्रशिक्षित किया है? कुत्तों को, मधुमक्खियों को, तितलियों को या फिर तिलचट्टों को? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि मधुमक्खियों को यहाँ पर प्रशिक्षित किया गया है डच शोधकर्ताओं के द्वारा कोविड-19 के बारे में पता लगाने के लिए। कैसे, आइए देखते हैं। तो डच शोधकर्ताओं ने कोविड-19 से संक्रमित नमूनों की पहचान के लिए मधुमक्खियों को प्रशिक्षित किया है, क्योंकि मधुमक्खियों के पास असामान्य रूप से गंध की शक्ति होती है। जी हाँ, मधुमक्खियों के पास ये स्पेशलिटी होती है कि वो किसी भी गंध को आसानी से सूंघकर पता लगा सकती हैं। इससे पहले 1990 के दशक में विस्फोटक और विषाक्त पदार्थों का पता लगाने के लिए अमेरिकी कीट विभाग के द्वारा कीट सूंघनित की तकनीकी का यूज किया गया था। तो अमेरिका ने भी यहाँ पर एक कीट को प्रशिक्षित किया था विस्फोटकों को सूंघ करके पता लगाने के लिए। इससे पहले कब, 1990 में। चलिए, नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि डच क्या होता है। तो याद रखिएगा, नीदरलैंड के जो मतलब कि लोग होते हैं, जैसे कि नीदरलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, तो इन जगह के लोगों को क्या कहते हैं, इन जगह के लोगों को डच कहते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने ही मधुमक्खियों को प्रशिक्षित किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अभी हाल ही में 9 मई को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई है? जवाहरलाल नेहरू, महाराणा प्रताप, बाल गंगाधर तिलक या फिर महाराजा अग्रसेन? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि महाराणा प्रताप की अभी हाल ही में 9 मई को जयंती मनाई गई है। चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो महाराणा प्रताप का जन्म जूलियन कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 को हुआ था। वह मेवाड़ राजस्थान के एक महान हिंदू शासक थे। वह राजपूतों के सिसोदिया वंश से थे। उन्हें राष्ट्र के पहले मूल स्वतंत्र सेनानी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर से साफ शब्दों में कह दिया था, हम मर जाएंगे लेकिन आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। फिर इन्होंने जो है घास की रोटियां भी खाई थी। बहुत सारे यहाँ पर इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वर्ष 2021 में उनकी 481वीं वर्षगांठ है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 2021 में महाराणा प्रताप की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 481वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न क्यों बन रहा है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा मंत्री अभी न्यूज में है। तो चलिए देख लेते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर, रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी या फिर अमित शाह? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। देखिए पूरी जानकारी।
भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी सांसद निधि से 1.5 करोड़ रुपए का दान हरिद्वार में कोविड रोगियों के लिए किया है। ठीक है, तो इस वजह से चर्चा में आ गए हैं। अब इनके द्वारा दी गई निधि का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, तो इस निधि का प्रयोग हरिद्वार में 4 कोविड अस्पतालों को बनाने में किया जाएगा। ये अस्पताल कहाँ कहाँ बनेंगे, बाबा बर्फानी, बेस अस्पताल, सिविल अस्पताल रुड़की और मेला अस्पताल। ये 4 जो है अस्पताल हैं, इनको कोविड-19 अस्पतालों में परिवर्तित किया जाएगा इनके द्वारा दी गई राशि की मदद से। तो याद रखिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपकी 11 मई टुडे एमपी करंट अफेयर स्टार्ट हो जाती है। मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है ये करंट अफेयर की जो भी जितने भी प्रश्न आपके आगे आने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, अभी हाल ही में किस सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ने मध्य प्रदेश में 5 कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, बीपीएल, भेल, एमओआईएल या फिर एचसीएल। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि एमओआईएल ने यहाँ पर घोषणा की है कि वह मध्य प्रदेश में 5 कोविड-19 देखभाल खोलेगा। कहाँ कहाँ पर ये देखभाल केंद्र खोले जाएंगे, आइए देख लेते हैं, क्योंकि यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, एमओआईएल एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जो मध्य प्रदेश के 5 जिलों में कोविड-19 देखभाल केंद्र विकसित करेगी। इन्हें मध्य प्रदेश के मंडला, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, जबलपुर, याद रखिएगा, मंडला, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, जबलपुर, इन 5 जगह पर जो है ये कोविड-19 देखभाल केंद्र जो है विकसित किए जाएंगे। मंडला में 100 बिस्तर, डिंडोरी और बालाघाट में क्रमशः 50 और 60 बिस्तर वाले केंद्र खोले जाएंगे और बाकी के अन्य 2 जगह के बारे में अभी बताया नहीं गया है, जल्दी उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क कोविड-19 सुविधा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना चालू की है, कोविड-19 बसेरा योजना, कोविड उपचार योजना, किल कोरोना 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि कोविड उपचार योजना। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना चालू की गई है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए। देखिए, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 उपचार योजना का शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड धारक या उसके परिवार का होना आवश्यक है, यानी कि आपके पास में आयुष्मान कार्ड जो बनाया गया है वो आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, या तो आप उस परिवार के हों जिसके पास में आयुष्मान कार्ड ऑलरेडी है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति को शासकीय अशासकीय अस्पतालों में मुफ्त कोविड-19 स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, अगर आपके पास में आयुष्मान कार्ड है तो आप किसी भी शासकीय अशासकीय जो है हॉस्पिटल है वहां पर जा करके आयुष्मान कार्ड की मदद से जो है सुविधाएं ले सकते हैं कोविड-19 वाली, और उसका पे कौन करेगा, तो मध्य प्रदेश सरकार उसका पे करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपकी आ जाती है स्टैटिक जीके। महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैटिक जीके कराए जाएंगे। स्टैटिक जीके आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बार बार परीक्षा में स्टैटिक जीके प्रश्न आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, एमपीपीएससी में भी आते हैं, यूपीएससी में आते हैं, यूपीपीसीएस, एसएससी, सीजीएल, हर एक परीक्षा में जो है स्टैटिक जीके के प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला स्टैटिक जीके का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की उसके नाम पर फतेहाबाद में एक मस्जिद बनी हुई है? याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर औरंगजेब। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि हुमायूं की उसके नाम पर फतेहाबाद में एक जो है मस्जिद बनी है। किसने बनवाई थी, कब बनवाई थी, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, तो शेरशाह सूरी से द्वितीय युद्ध के दौरान जब हुमायूं फतेहाबाद से गुजरा था तो उसने एक छोटी सी मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसे हुमायूं मस्जिद कहा जाता है। यानी कि इस मस्जिद का निर्माण खुद हुमायूं ने ही करवाया था। कब, जब वो शेरशाह सूरी से द्वितीय युद्ध में जो है लड़ने के लिए जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति कौन हैं? बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इनको भारत रत्न कब मिला था, पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी बने। उन्हें 1954 में पद्म भूषण दिया गया था। याद रखिएगा, 1954 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था और 1963 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। तो ये दोनों पुरस्कार जो हैं वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? सही आंसर है उसका अकबर। आइए देखते हैं किस किसने यहाँ पर जवाब दिया है। तो शैलेंद्र चौधरी ने बहुत सही जवाब दिया, दीन ए इलाही के बारे में पूरी जानकारी इन्होंने दी है। उसके बाद हरीश बाबू ने बताया है अकबर। उसके बाद साक्षी द्विवेदी ने बताया है। संगीता धुर्वे ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। साक्षी दुबे ने काफ़ी जानकारी दी है। उसके बाद रूपाली चौहान ने यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी है। उसके बाद है सचिन पारासन ने बहुत सही जानकारी दी है। अवंतिका शुक्ला ने बताया है अकबर ने। देव शर्मा ने बताया अकबर ने 1582 में स्थापना की
थी। उसके बाद राधेश्याम शुक्ला ने बताया दीन इलाही अकबर ने बनवाया था, चलाया था। उसके बाद प्रकाश साहू, दीन इलाही की स्थापना अकबर ने 1581 में की थी। ये प्रकाश साहू नहीं, शायद नाम याद नहीं आ रहा है। ये क्लास 6 की जो एक स्टूडेंट है जो डेली करंट अफेयर देखती है और डेली यहाँ पर कमेंट करती है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो का कमेंट करने के लिए। इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो को बनाने में। और आपके जितने भी फ्रेंड है, जितने भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। कल वाली जो रिवीजन वाली वीडियो थी संडे वाली, वो दोनों PDF हमने वहाँ पर अपलोड कर दी अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो टेलीग्राम पर कैसे जाना है, बस आपको टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा लोगो मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी PDF इसकी मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आज का आपका प्रश्न है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? अभी हाल ही में इस स्टेडियम का नाम बदला गया है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? दोनों नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। जितनी भी जानकारी आपको मिल सके कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है, ये सारी जानकारी आपको देनी है, ठीक है। ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ में आपको बता दें, MPPSC वालों के लिए जो है हम प्रैक्टिस सेट लेकर के डेली 12:30 बजे आते हैं। कल हम लेकर के आए थे मध्य प्रदेश में भारतीय इतिहास, उसके बाद में उससे पहले हम आपके लिए लेकर के आए थे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यूनिट 9 का जो प्रैक्टिस सेट होता है। और आज आपके लिए हम पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट, यानी कि भारतीय संविधान और मध्य प्रदेश संविधान के बारे में पूरी, मतलब मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी और प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो देखना मत भूलिएगा, 12:30 बजे हम लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको बता दें कि जो भी जिस भी एग्जाम में पॉलिटी वगैरह आती है, वो सारे एग्जाम वाले इस वीडियो को देख सकते हैं, MPPSC वालों का। अगर MPPSC लेवल की अगर आप पॉलिटी की तैयारी करते हैं, तो नॉर्मल जो एग्जाम होता है, CGL हो गया, ठीक है, आपका SSC का अन्य एग्जाम हो गया, उसमें पॉलिटी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।